कृषि कानून को लेकर देश भर में घमासान जारी है, लेकिन सबसे ज्यादा विरोध जहां हो रहा है वो जमीन है पंजाब राज्य की, जहां किसान सड़क पर हैं। लेकिन इस बीच पंजाब सरकार ने कानून के खिलाफ राज्य में विधेयक लाने की तैयारी कर ली और पंजाब ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने केंद्र के कृषि कानून को लेकर जबरदस्त तैयारी की है और उसके विरोध में विधानसभा में प्रस्ताव पास किया। किसान पर घमासान इस कदर मचा है कि केंद्र ने कानून बनाया तो राज्य उसे पलटने पर आमादा है। इनमें से एक राज्य पंजाब है, जिसके मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पहले विधानसभा में किसानों के लिए 3 विधेयक पेश किए। वो विधेयक कानून में बदल जाए, इसके लिए तुरंत राजभवन भी चले गए ताकि राज्यपाल उस पर दस्तखत कर दे। पहला गवर्नर साहब को जाना है, देन इट गोज टू राष्ट्रपति, फिर बिल बनता है। नहीं है देन वी हैव द अदर मेथड्स व्हिच इज द लीगल मेथड्स। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड साडे नहीं साइन करेंगे, आई एम होपफुल कि गवर्नर साहब इस ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਨੈਨਿਮਸ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਐਜ਼ गवर्नर ऑफ पंजाब ही शुड डू दिस। अमरिंदर ने किसानों के हक के सवाल को ऐसे उछाला कि वो पंजाब में किसानों के कैप्टन बन जाएं। लेकिन किसानों के लिए केंद्र सरकार ने 3 कानून बनाए थे। इसके खिलाफ हर नहले पर दहला लेकर कैप्टन आए। केंद्र सरकार ने कानून बनाया कि किसान मंडी के बाहर भी कहीं अपना अनाज बेच सकते हैं। इसके जवाब में पंजाब सरकार ने विधेयक लाया कि अगर किसानों का अनाज न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम में किसी ने खरीदा तो उसे कम से कम 3 साल की सजा होगी और जुर्माना भी लग सकता है। केंद्रीय कानून में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों और कंपनियों में विवाद होने पर एसडीएम तक ही केस लड़ने का प्रावधान है। लेकिन इसके जवाब में पंजाब सरकार ने अपने विधेयक में प्रावधान रखा है कि किसान सिविल कोर्ट में जा सकते हैं। केंद्रीय कानून में कहा गया है कि फसल खरीदने और उसके भंडारण की कोई सीमा नहीं होगी। लेकिन पंजाब सरकार ने अपने बिल में कहा है कि खरीदी जाने वाली फसल की सीमा राज्य सरकार तय करेगी और इसे कहां स्टोर किया गया है ये भी बताना होगा। इनके अलावा सरकार ने चौथा विधेयक ये पास किया कि किसानों की 2.5 एकड़ से अधिक जमीन पर भी कुर्की नहीं होगी। कांग्रेस इसे किसानों के हक में अपना मास्टर स्ट्रोक मान रही है। आपको याद होगा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पंजाब में किसान आंदोलन में हिस्सा लिया था, लेकिन हरियाणा सरकार ने उन्हें अपने राज्य में नहीं जाने दिया। लेकिन पंजाब में अपना असर रखने वाली आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक सरकार से इस फैसले के खिलाफ विधानसभा में भी धरना पर बैठ गए। उनका आरोप है कि कैप्टन तो मोदी से मिले हुए हैं जी। किसानों के सवाल पर ही अकाली दल ने बीजेपी से अपना 23 साल पुराना गठबंधन तोड़ दिया। यहां तक कि मोदी सरकार से उसके मंत्री ने इस्तीफा भी दे दिया। लेकिन कैप्टन अमरिंदर कहीं किसानों के चैंपियन न हो जाएं, इसलिए वो भी पंजाब सरकार के विधेयकों का विरोध कर रही है। मंजीत सहगल के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़ आज तक। तो पंजाब ने क्या कदम उठाए ये आपने देख लिया, लेकिन अब खबरें ये सामने आ रही हैं कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकारें इसी दिशा में आगे बढ़ने की तैयारी में हैं। अब सवाल यहां पर यह है कि वाकई इस देश में किसानों की जो दयनीय हालत है उसे लेकर चिंता एक तरफ, लेकिन कौन उसके प्रति कितना ईमानदार है। और दूसरी बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है वो ये कि केंद्र में बीजेपी वर्सेस राज्यों में कांग्रेस की सरकारें, क्या इस विरोध में किसान पिस जाएगा? इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। बीजेपी से आरपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सिंह साहब आपका। कांग्रेस पार्टी से सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ हैं और हमारे साथ आम आदमी पार्टी से विधायक कुलतार सिंह जी जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ वकील के मनन साहब भी इस चर्चा में जुड़ गए हैं, जो हमें ये बताएंगे कि जब केंद्र ने एक कानून पास कर दिया है तो राज्य जो दम भर रहे हैं उसको लेकर कानूनी पहलू क्या कहता है। शुरुआत सबसे पहले सुरेंद्र राजपूत जी मैं आपके साथ ही करूंगी। देश की संसद ने एक कानून पास किया है, राज्य सरकार उसका विरोध कर रही है, अपनी एक अलग लड़ाई में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल ये कि क्या संसद द्वारा बनाए गए कानून का सम्मान नहीं करती है कांग्रेस की राज्य सरकारें? मीनाक्षी जी, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। सच बात यह है कि क्या भारत की सरकार, भारतीय जनता पार्टी किसानों का सम्मान नहीं करती है? क्या भारतीय जनता पार्टी को इस बिल पर चर्चा नहीं करनी चाहिए थी? क्या भारतीय जनता पार्टी को, चलिए कांग्रेस से ना चर्चा करे, राजनीतिक पार्टियों से ना चर्चा करे,
क्या भारतीय जनता पार्टी को 245 किसानों के संगठनों से नहीं चर्चा करनी चाहिए थी? क्या अपने साथी अकाली दल से नहीं चर्चा करनी चाहिए थी? सच बात यह है कि अगर वो बगैर चर्चा किए एक 4-5 पूंजीपतियों के लिए कोई कानून लाएंगे तो उसका विरोध होगा, संवैधानिक विरोध होगा। और राज्य सरकार ने जो अपना विरोध व्यक्त किया है और अपना जो बिल लाई है वो पूरे संविधान की धारणा के अनुकूल है। आर्टिकल 254 में स्पष्ट रूप से कहता है कि आर्टिकल 254 की राज्य सरकारें सूची 3 के अपने कानून बना सकती हैं और उसको राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेज सकती हैं। हमने तो किसानों के हित के लिए ये बात की, लेकिन मैं याद दिलाऊं, भारतीय जनता पार्टी के आरपी भाई बैठे हुए हैं, बड़े विद्वान आदमी हैं, इन्होंने तो राहुल गांधी जी जो एक किसानों के भूमि अधिग्रहण के लिए एक विधेयक जो लेके आए थे उसमें इन्होंने 4-5 काले कानून डाले थे। और भूमि अधिग्रहण विधेयक के विरोध में उस समय अरुण जेटली जी ने बाकायदा अपने सारी भारतीय जनता पार्टी की राज्यों से आर्टिकल 254 के तहत ही वो विधेयक बनवाए और उनको राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजे। तब वो सही था, आज ये गलत है। आज इनके मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे हैं कि साहब हमें जानकारी नहीं है कानून की, तो तब क्या अरुण जेटली को और भाजपा को कानून की जानकारी नहीं थी? ये लोग बेवजह की बातें करके स्पष्ट रूप से कहते हैं कि साहब हम किसानों के साथ। देश को ये समझाइए, आप चर्चा में हैं, देश को ये समझाइए कि पंजाब सरकार जिस तरह से विधानसभा में प्रस्ताव लेकर आई है वही दम भर रही है अब छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सरकारें भी। आगे की लकीर कहां पर तय होगी? क्योंकि केंद्र एक कानून पास कर चुका है, ये ताकत राज्य के पास तो है नहीं कि वो अपना दूसरा कानून ले आएगा। सवाल ये उठता है कि देश के संघीय ढांचे का एक सम्मान होगा, एक सिस्टम है ना देश में, कैसे चलेगा वो सिस्टम? नहीं, आगे आप इसको आप कैसे लागू करवा लेंगे? आप कैसे ये चुन लेंगे कि केंद्र का पास कानून लागू नहीं होगा? मेरी बात तो सुनिए, मैं बिल्कुल सही, आपका गंभीर प्रश्न है, मैं गंभीर जवाब दे रहा हूं। मैंने आपसे बताया कि आर्टिकल 254 के तहत सूची 3 में अगर केंद्र कोई कानून बनाता है तो राज्य सरकार को अधिकार है उस कानून में संशोधन करने का, अपना कानून बनाने का और अपना कानून विधानसभा से पारित करके उसको राष्ट्रपति के पास इंप्लीमेंट करने के लिए भेजने का। और राष्ट्रपति जी उस पर दस्तखत करेंगे तो निश्चित तौर पर वो कानून उस राज्य में लागू होगा। पहले भी ये व्यवस्थाएं चलती रही हैं और हमने संविधान सम्मत और संघीय ढांचे के सम्मान के साथ ये काम किया है, सम्मान के खिलवाड़ के साथ ये काम नहीं किया हमने। किसानों के ठीक है, मुझे लगता है इस पे बेहतर जवाब के मनन साहब दे पाएंगे, उनसे मैं जवाब लूंगी। लेकिन सुनील राजपूत जी एक बात और क्लियर करिए, एक छवि ऐसी बनती जा रही है देश में कि जब भी केंद्र कोई कानून बना रहा है बीजेपी के विरोध के लिए, कांग्रेस की सरकारें उसका प्रोटेस्ट करने लगती हैं, उसका विरोध करने लगती हैं और ये शुद्ध तौर पर एक राजनीतिक विरोध होता है। हमने सीएए कानून में यही देखा, आर्टिकल 370 के फैसले को लेकर हमने यही देखा। आखिर ये जो तस्वीर और ये जो छवि बन रही है देश में कि विरोध सिर्फ इसलिए किया जाए क्योंकि विरोध करना है, बजाय कि उसकी तह तक और बारीकियों तक जाते हुए, इस पर क्या जवाब है विपक्ष का, कांग्रेस पार्टी? दोनों चीज, हाँ मैं बताता हूं, दोनों चीजों में हमने संविधान सम्मत विरोध किया मीनाक्षी, और दोनों ही चीजें सब जुडिशियस हैं, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा आपको जानकर के खुशी होगी कि कांग्रेस पार्टी संविधान के साथ खड़ी थी और भारतीय जनता पार्टी अधिनायकवादी ताकतों के साथ, संविधान तोड़ने वालों के साथ खड़ी थी। ठीक है, हमने ये मनन साहब आप चर्चा में आइए। सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं कि उनकी राज्य सरकार के पास तो ये अधिकार है कि वो बदलाव कर सकते हैं, लेकिन आप बताइए कानून क्या कहता है इस पहलू पर? इन्होंने बिल्कुल सही कहा है, कानून बनाने का अधिकार स्टेट के पास होता है, राज्य सरकार के पास होता है। लेकिन अगर आप पिछले चीज़ों पे कुछ निगाह डालेंगे, सीएए के खिलाफ वेस्ट बंगाल, राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, पांडिचेरी, उन्होंने भी बनाया है। लेकिन असली जो मुद्दा आएगा वो ये आएगा, जैसे कल पंजाब सरकार ने 3 विधेयक पास कराए हैं और इमीडिएटली कैप्टन अमरिंदर सिंह जी गवर्नर साहब के पास चले गए। अब गवर्नर साहब उन विधेयकों को राष्ट्रपति जी के पास भेजेंगे। अब सवाल ये रहेगा कि अगर राष्ट्रपति जी उन पे नहीं दस्तखत करते हैं तो वो विधेयक नहीं बनेंगे, फिर लड़ाई चली जाएगी कोर्ट में। लेकिन मेरा एक मानना है, चूंकि मैं किसी भी पार्टी विशेष से संबंध नहीं रखता हूं, लेकिन ये स्थिति आज देश में एक अच्छी स्थिति, एक अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। चूंकि इसमें मैं नहीं मानता कि अकेले राज्यों की गलती है,
केंद्र को भी राज्यों को अपनी सहमति और अपना एक सहमति बनानी चाहिए, चूंकि हर मुद्दे पे, चूंकि ये कन्फ्रंटेशन इस समय देश में बहुत, मैं कह सकता हूं कि दो पार्टियों में बुरी तरह से चल रही है और जिसके परिणाम दूरगामी होंगे। ये एक संघीय ढांचे के लिए कोई अच्छी चीज नहीं है, चूंकि सरकारें पहले भी बहुत रही हैं। अगर आपको याद होगा, वाजपेयी जी ने अपनी जिस समय 98 में सरकार गिर रही थी, भाषण में 2-3 शब्द सेंटेंस कहे थे कि देश में सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, पार्टियां बिगड़ेंगी, लेकिन देश का लोकतंत्र रहना चाहिए, लोकतंत्र मजबूत रहना चाहिए, मजबूत बनना चाहिए। चूंकि हमारे देश का जो लोकतंत्र है पूरे संसार में एक उदाहरण है, लेकिन ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। जिस प्रकार से स्टेट्स और सेंटर में कन्फ्रंटेशन चल रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन सर आपने यहां पर बोली है कि देश के लोकतंत्र के लिए ये केंद्र और राज्य का टकराव कोई बहुत आदर्श स्थिति नहीं है। विधायक साहब आप आइए, कुलतार सिंह जी, आम आदमी पार्टी को ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि किसान का हितैषी बनने का प्रयास और बयानों में तो वो कंसर्न दिखाई दे रहा है, लेकिन जमीन पर क्या है, आजादी के बाद से ही किसानों की स्थिति क्या है, वो हम सब आंकड़ों के जरिए इस तस्वीर को देख सकते हैं। एवरेज किसान फैमिली के ऊपर 50,000 का कर्ज है देश में, और यही अगर तस्वीर आप देखें आंकड़ों के हिसाब से 6,000 से ज्यादा किसान हर साल जॉब में आ जाते हैं किसानी छोड़कर। सवाल यह है कि अगर एक कानून लाया गया है, आप भी पंजाब में विधानसभा में हैं, आप तो ये कह रहे हैं कि कैप्टन और बीजेपी एक ही पार्टी है, एक ही टीम है, क्यों आपको ऐसा लग रहा है? देखिए, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह का काम करने का तरीका ही ऐसा है, और मेरा ख्याल से मोदी साहब ने अगर किसी कांग्रेस के सीएम की कभी तारीफ की होगी तो, या अमित शाह जी ने तारीफ की होगी, तो वो सिर्फ कैप्टन अमरिंदर सिंह है। कैप्टन अमरिंदर सिंह, हम पिछले 17 फरवरी से लेकर आज तक यही बात कर रहे थे कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई कीजिए, हम कुछ करें, स्टेट कुछ करे कि ऐसे काम आने वाले हैं, लेकिन उन्होंने तब कुछ नहीं किया। अब जब पूरे देश का किसान ये मांग रहा है, पंजाब का किसान ये मांग रहा है कि हमें एमएसपी की लीगल गारंटी चाहिए, गारंटी इन्होंने दी नहीं है। पंजाब में लीगल गारंटी का मतलब ये है कि हमें आप एश्योर्ड प्रोक्योरमेंट दो। अगर सेंटर एश्योर्ड प्रोक्योरमेंट नहीं देता, केंद्र अगर एश्योर्ड प्रोक्योरमेंट नहीं देता, तो स्टेट गवर्नमेंट करे। ऐसा बिल ये लेकर नहीं आए, बिल एक ऐसा लेकर आ गए, अरे भाई क्या आप कल को ये बोल देंगे कि हमें गवर्नर साहब नहीं चाहिए और लेके आओ? अरे सेंटर ने, केंद्र ने कोई बिल पास कर दिया है, उसको आप कैसे, वो स्टेट की असेंबली उसको कैसे कुलतार सिंह जी, एमएसपी को लेकर जो संग्राम छिड़ा हुआ है, देश के प्रधानमंत्री कह चुके हैं ये व्यवस्था तो जारी रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। मंडियों को लेकर हम कोई बदलाव नहीं कर रहे। सरकार के कृषि मंत्री ये बात कह रहे हैं, बाकी मंत्री ये बात कह रहे हैं, क्यों आश्वस्त नहीं हो पा रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज और किसान? देखिए, किसी पॉलिटिशियन का बोलना, पॉलिटिकल स्टेटमेंट का बोलना बीजेपी वालों के लिए तो बहुत आसान है। ये तो बोल देते हैं कि हमारा चुनावी जुमला था। अरे हम लोग पिछले 15 दिन से चिल्ला रहे हैं, हम एक रात विधानसभा में भी हमने धरना दिया, वहां पर सोए इसी बात के लिए कि जैसे आपने पिछली बार जो वाटर टर्मिनेशन एक्ट लेके आए थे उसमें लेकुना छोड़ दिया था आप लोगों ने, तो उससे आज पंजाब का नुकसान हो गया। अब हमारा पानी पर फैसला करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ले गया। इस बार भी ऐसा ना हो। हम लोग चाहते थे कि हमें बिल की कॉपी, ड्राफ्ट की कॉपी पहले मिल जाए तो हम लोग उसमें देख लें, उसको अच्छी तरह सिंह साहब से इसका जवाब ले लेते हैं। सिंह साहब, ये पूरी जो विपक्ष की आवाज है वो हमने सुन ली। बड़ा सवाल यहां पर यह है, प्रधानमंत्री तो गुरुमुखी में ट्वीट कर रहे हैं, इनफैक्ट तमाम मंत्रियों को मैदान में उतारा गया ताकि किसान को आश्वस्त किया जा सके कि यह किसान विरोधी कानून नहीं है। क्यों भरोसे की ये कमी है? क्यों आप आश्वस्त नहीं कर पाए इसके बावजूद? और क्यों किसान अभी भी धरने पर बैठा है पंजाब हरियाणा में? देखिए, एक बात बड़ा स्पष्ट समझे, मूलतः समस्या आज पंजाब में ज्यादा है, बाकी प्रदेशों में है पर उतनी नहीं जितनी पंजाब में ज्यादा है। वो इसलिए कि पंजाब की सरकार इस समस्या को खड़ा करने में खुद लिप्त है। मुझे कहते कोई शर्म नहीं, पंजाब की सरकार खुद लिप्त है, और वो राजनीतिक कारण से है। क्योंकि मैं उनका जो मैनिफेस्टो है आज से 3.5 साल पहले का, ये किसानों के ऊपर उनका एक मैनिफेस्टो है, इसमें सबसे पहला शब्द लिखा है कर्जा माफी। उन्होंने कहा था कि हम किसानों की कर्जा माफी करेंगे, बेशक हमको सेंटर से पैसा मिले ना मिले, हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। पहला है उनका और मैनिफेस्टो में 90,000 करोड़ रुपए का कर्जा किसानों पे, पंजाब के किसानों पे चढ़ा पिछले कई सालों में।
अब उसकी तो बात करेंगे नहीं है बिल्कुल भी। उस पे बिल लेकर आए ना, हम स्वागत करेंगे, हम खुद खड़े होकर स्वागत करेंगे। मैं खुद माला डालूंगा कैप्टन साहब को अगर ऐसा बिल लेकर आते हैं। और उसमें आखिर में 39वां जो उनका जो उसी मैनिफेस्टो में पार्ट है, वो कहते हैं कि हम किसान के जो खेती मजदूर है उसकी भी चिंता करेंगे। खेती मजदूर को लेकर क्या बिल लेकर आएंगे उसमें। उस समय क्या कि 3.5 साल, 4 साल कुछ है नहीं, अब बहाना मिल गया एक झूठ का बढ़ावा देना। हमें इनके 3 अमेंडमेंट पे बात करने तो आपको समझ लगी कहाँ पे ये कहते हैं एमएसपी से कम खरीद पर 3 साल की उम्र कैद। बिल्कुल ठीक। हम कह रहे हैं एमएसपी से कम खरीदा नहीं जाएगा। जो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट आज भी खरीदी है, इस समय भी पूछिए एमएसपी पे खरीद हो रही नहीं हो रही, और ज्यादा हो रही पिछले साल से। लगातार हर साल सरकार के खरीद कम हो रही। आपको क्या करेंगे? हाँ, इसमें अब चिंता करनी चाहिए मंडी के जो बाकी आड़ती है, क्योंकि वो एमएसपी के बाद भी खरीद करते हैं। एमएसपी की एक लिमिट है। एमएसपी की खरीद पर जब खरीद होगी, उस खरीद में यूनियन की एमएसपी के रेट पे खरीद हो। एमएसपी से कम भी खरीद आज भी होती है मंडियों में। तो ये क्या करेंगे उसके ऊपर? तो उनको जितने आड़ती है जो एमएसपी से कम खरीदेंगे उसको अरेस्ट करेंगे। दूसरी बात कि किसान को हम कोर्ट जाने की छूट दे रहे हैं। हम एसडीएम और अपने एसडीएम के लेवल पे हम फैसला नहीं करेंगे, हम लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फैसला, हम कोर्ट जाने की, हाई कोर्ट जाने की छूट दे रहे हैं। अरे आप अपने एसडीएम को सुदृढ़ करो ना, बोलो भैया आप एसडीएम को कह दो कि हम 1 महीने के अंदर इसका फैसला सिंह साहब देखिए, एक महीने को बात देखो, सबने बोला मुझे 3 बातें की कहनी है, तीनों का जवाब देना दो, फिर तो जितने प्रश्न करो सब उत्तर दूंगा। अरे हाई कोर्ट मतलब अगले 10 साल 40 साल कोर्ट में जाएगा, 50 साल कोर्ट में रगड़ा खाएगा। जो फैसला एसडीएम कर सकता है, और एसडीएम को कह दिया कि 1 महीने में करना है, और ये भी कह दिया कि एसडीएम कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता जो किसान के हित में ना हो। उसको बिल्कुल टाइट खड़ंजे में कस दिया, क्योंकि एसडीएम किसान के विरोध में जा नहीं सकता। तीसरी उन्होंने कहा कि पंजाब अब एक मंडी है। लगभग 2000 मंडियां पंजाब के अंदर, आज 2000 मंडियां पंजाब के अंदर। अब क्या होगा? इसका रोपड़ का किसान फिरोजपुर जाकर बेच सकता है, पर रोपड़ का किसान बगल भी हिमाचल में जाकर। ठीक है सिंह साहब, इसको आप कंप्लीट करिएगा, क्योंकि आप पॉइंट वाइज पॉइंट बहुत डिटेल में ये बात बता रहे हैं, लेकिन जो चिंताएं किसानों के मन में है वो अपनी जगह जायज हैं। 60% किसान तो देश में ऐसे हैं जिनके पास 2 से 2.5 एकड़ जमीन है, छोटे किसान हैं। अब ऐसे में जो कानूनी प्रावधान कागज पर लिखे गए हैं और जमीन पर जब उनका इंप्लीमेंटेशन होता है तो उसमें कितनी कमियां रह जाती हैं, कितने लूप होल्स हो जाते हैं, इसको लेकर आशंकाएं हैं। बड़ा सवाल ये कि देश के संघीय ढांचे के प्रति जो सम्मान और काम करने का तरीका होना चाहिए, उसमें जो ये टकराव दिखाई दे रहा है केंद्र वर्सेस राज्य, राजनीतिक दलों की विचारधाराओं के बाद आगे बेहतर तस्वीर उसके लिए क्या होगी? सुरेंद्र राजपूत जी, ये समझाइए, जिस तरह का फैसला कांग्रेस की सरकारें अब आगे ले रही हैं, उसके पीछे राज्य सरकार को मिलने वाले रेवेन्यू का कितना बड़ा रोल है? देखिए, राज्य सरकार के लिए रेवेन्यू का प्रॉब्लम नहीं है किसान की समस्या के लिए। मीनाक्षी, मैं आपको 2 बातें बड़ी स्पष्ट कह दूं कि यहाँ मामला राज्य सरकारों के रोल का या रेवेन्यू का नहीं है। यहाँ पर हमारा अगर किसान या मेरा मजदूर अगर स्वस्थ होगा, मेरा मजदूर अगर कमाएगा, तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार या देश अपने आप कमाएगा, चूंकि स्पेंडिंग उसके पास आएगी। आप समझिए, जैसे राहुल गांधी जी ने न्याय की योजना दी थी, तो न्याय की योजना में यही तो था कि हम आपको 6000 रुपए देंगे। कैप्टन साहब ये जाहिर कर चुके हैं ना कि ये भी एक परेशानी है। जो रेवेन्यू सरकार को मिलता है उसमें अगर कमी होगी तो आगे वो अपनी योजनाएं कैसे लागू करेंगे? तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर भी है ना जहन में। नहीं, निश्चित तौर पर वो अपनी जगह पर है वो। और मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा शायद पता नहीं मीनाक्षी जी, आप किसान, मैं किसान का बेटा हूं, और आरपी भाई भी शायद किसान के ही बेटे होंगे। ये जो मंडी टैक्स लगता था ना, मंडी टैक्स से क्या होता था, राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं मैं, मंडी टैक्स से क्या होता था कि पूरा जो मंडी बोर्ड है उस एरिया की, लोकल एरिया की सारी जगहों को डेवलप करता था, सड़क बनाता था, बिजली देता था, गांव में छोटी मोटी क्या नाम जो है किसानों की मदद करता था, पानी लगाता था, ये सब करता था। अब मंडी टैक्स अगर बिल्कुल खत्म हो गया है राज्य सरकारों के पास में, तो निश्चित अब मैं हूं या आप हो, कोई भी जाकर के एक जीएसटी में वहां पर खरीदने लगेगा और मंडी टैक्स देगा नहीं। तो वो जो डेवलपमेंट का काम है राज्य सरकार के पास, एक जो मद होता था, एक बहुत बड़ा हिस्सा होता था, वो बंद हो जाएगा। या तो केंद्र सरकार इसको पूरा करने की बात करे, उसमें लिखे। हमने 2 ही बातें तो कही ना किसान बिल में। हमने कहा आप सीधे लिख दीजिए कि एमएसपी पर आप क्या नाम खरीदवाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, आप इस टैक्स को पूरा कैसे करेंगे? जीएसटी का जो घाटा है आज तक केंद्र सरकार पूरा नहीं कर रही है, कह रही है कि आरबीआई से लोन बोरो कर लीजिए, यानी आप उधार ले लीजिए।
तो इस तरीके की बात जब केंद्र सरकार करती है तो केंद्र और राज्यों के संबंध में ये अपने आप में एक बहुत विश्वसनीयता ठीक है, सिंह साहब इस पर जवाब देंगे और ये हमारी ही बात नहीं है। तो कैप्टन अमरिंदर सरकार के प्रस्ताव पर बीजेपी को छोड़ पंजाब की सभी पार्टियां एकजुट दिखाई दे रही हैं। महाराष्ट्र सरकार ने भी समर्थन किया है, लेकिन छत्तीसगढ़ और राजस्थान से भी खबरें सामने आ रही हैं कि वहां भी अब कृषि कानून के विरोध की तैयारी है। लेकिन अब देखना यह होगा कि जिस तरह से ये तस्वीर उभर रही है, अब ऐसे में केंद्र वर्सेस राज्य सरकारें, जो ये टकराव की स्थिति पैदा हो रही है, इसमें आगे क्या होगा। जिवें मोदी सरकार करती है ना कि जदों भी उन्होंने कोई कंट्रोवर्शियल बिल पास करना हो तो विरोधी पार्टियों को बिल नहीं देंगे पढ़ने वास्ते। जब आधा घंटा 15 मिनट पहला देते ताकि कोई डिबेट वधिया ना हो सके, बस पास कर लो। बिल्कुल उस तरह होया साडे जिहड़े MLA मंगते रहे पूरा दिन के लिए विधान सभा च कि सानू बिल तो दिखा दो। वो कहते डिबेट कल नूं, असीं कल नूं डिबेट कर लांगे पर बिल तो दो। सारी रात उन्होंने धरना दिता उत्थे पर बिल नहीं दिता, क्योंकि कैप्टन साहब नूं पता सी कि इस बिल दे विच बहुत सारी ऐसियां कुंडियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ मैं लोगों के अखां च घट्टा पाउण दा काम कर रहा, किसानों नूं मैं बेवकूफ बनाउण दा काम कर रहा इस बिल दे विच। ये जो बिल आया है किसान विरोधी बिल है, जिसके लिए लोग किसान जो है वो हाईवे जाम किया हुआ है, ट्रेन की पटरियां जाम किया हुआ है, कई राज्यों में जो है सब जाम ही चल रहा है। और अब पंजाब में जो है कांग्रेस की फुल फेज सरकार है, तो वहां पे निर्णय लिया गया है। महाराष्ट्र के अंदर हमारी पूरी तरीके से सरकार ने, लेकिन जरूर हम जो है महाविकास आघाड़ी इसके ऊपर चर्चा करेगी और किस तरीके से किसानों के साथ अन्याय ना हो उसके ऊपर पूरी ताकत से लगेगी। और अगर बन पड़ा तो जो पंजाब ने किया वो महाराष्ट्र भी कर सकती है। चलिए, छत्तीसगढ़ राजस्थान के बाद अब महाराष्ट्र सरकार के मंत्री को भी आप सुन रहे हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि अब इस पर हम चर्चा करेंगे। आरपी सिंह साहब, यहां पर भगवंत मान ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि जब भी कोई कंट्रोवर्शियल बिल पास कराना होता है सरकार को, तो बड़ी हड़बड़ी में और अचानक से उस पर जो है एक्शन ले लिया जाता है। बहुमत की बात एक तरफ होती है, लेकिन साथ में भरोसे के साथ जो कदम उठाया जाना चाहिए था वो नदारद दिखाई देता है। कोरोना काल में जब 90,000 केसेस पर डे सामने आ रहे थे, उस समय में किसान कानून पास कराया गया, और किस तरह से पास कराया गया, किस हड़बड़ी में पास कराया गया, वो पूरे देश ने देखा। और शायद यही वजह है कि किसान इतना आशंकित है आपकी मंशा को लेकर। आपने शायद ध्यान से नहीं सुना, भगवंत मान जी कैप्टन साहब को लेकर गए थे। इस बिल में तो कैप्टन साहब कम से कम 3 बार के साथ चर्चा करने आए। उनके जो सहयोगी मंत्री हो केंद्र में आकर चर्चा करते रहे सारे बिल के ऊपर, और राज्यसभा लोकसभा में बिल रातों रात नहीं दिए। ये वो कैप्टन साहब के विषय में कह रहे कि बिल दिखाया नहीं हमको। मैं आपसे लेकिन लोकसभा और राज्यसभा के पर्सपेक्टिव में कह रही हूँ। मैं उसकी बताती हूँ। मैंने कहा कैप्टन साहब खुद यहाँ पर आकर चर्चा करते रहे। सुखबीर सिंह बादल ने तो इस बिल की गुणगान किए थे। इसमें क्या वहाँ चुनाव है, आप समझिए वहाँ चुनाव। और मैं एक विषय, मेरी इसी बात में आपकी से छोड़ दिया, मैं ये क्योंकि तीनों विषय जरूरी है, किसानों को समझना, आपका प्रोग्राम किसान के उनके लिए समझना जरूरी है। एक विषय और जोड़ा कि जमीन कुर्की नहीं होगी। मुझे बता दीजिए जो 3 बिल पास हुए उसमें कहाँ लिखा गया है कि किसान की जमीन कुर्की होगी या नहीं होगी, या किसान की जमीन के ऊपर तो कहा गया कि सिर्फ जो किसान से फंसे गया उपज की सीमित है उसका मामला, उसकी जमीन से कहीं कुछ लेना देना नहीं है। इन्होंने उल्टा और नुकसान कर दिया, कहकर 2.5 एकड़ के ऊपर की जमीन कुर्की नहीं होगी। अरे सर, आप तो किसान के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। आज की मीटिंग है किसानों की, आपको किसानों का समय लग जाएगा, किसान का पक्ष ले रहे हैं, विरोध ले रहे हैं। असल में क्या है कि राजनीति मिलाकर 1 साल पर बचा चुनाव में, उसके चलते हुए ये राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं अपनी, और किसान का यूज कर वोट बैंक की राजनीति। जी, मैं आ रही हूँ आपके पास सुरेंद्र राजपूत जी, लेकिन आरपी सिंह जी, एक सवाल मेरे जहन में भी है, क्योंकि मैंने खुद इस शो को करने से पहले कई ऐसे किसान परिवारों से बात की जो परेशानी में इस वक्त जी रहे हैं। बहुत सी आशंकाएं उनके मन में भी थी। जहां तक बात आती है एमएसपी की, एमएसपी को लेकर आप लगातार श्योर कर रहे हैं, लेकिन इसी देश में किसानी से जुड़े आंकड़े मौजूद हैं। एमएसपी मिलता कहां है? उससे कम में मजबूर हो जाते हैं ना बेचने के लिए। बिहार में अगर मक्का उगता है, 1850 रुपए उसका पर क्विंटल दाम है, तो 700-800 रुपए में बेचने को भी मजबूर है ना किसान। व्यवस्था देखिए, यहां पर लूप होल व्यवस्था को लेकर है। एक छोटा किसान जो खेती कर रहा है, मानिए उसने किसी कॉन्ट्रैक्ट पर खेती अब उठाई है, एक बिजनेसमैन उसके साथ जुड़ा हुआ है, उसने फसल उगाई, लेकिन जिस समय फसल को बेचने का समय आया, किसी तरह की गड़बड़ी अगर कारोबारी की तरफ से हो जाती है, वो फसल खरीदने से इनकार कर देता है, किसान कहां जाएगा? किस पुलिस स्टेशन जाएगा? किससे शिकायत करेगा? किस एसडीएम के पास जाएगा? एक छोटा किसान,
उसके पास क्या इतना पैसा भी है कि वो एक देश के एक कोने से देश के दूसरे कोने में अपनी फसल बेचने जाएगा, और उसके पास क्या इतनी फसल है जो वो बेचेगा? आरपी सिंह जी, ये आशंकाएं हैं किसानों के मन में। मैं आपके सारे प्रश्नों को उत्तर दूं एक एक करके। आपने कहा एमएसपी की बात आपने बिल्कुल ठीक की। मैं तो चाहता हूँ इन्होंने सिर्फ 2 बिलों के ऊपर जो नया बिल लेकर आएंगे कैप्टन साहब अपनी तरफ से, क्योंकि वैसे तो वो बिल ठीक नहीं, कानूनी तौर पर वो ठीक नहीं है, तो जो लिखा है सिर्फ कनक और होने के ऊपर लेकर आए, कनक और पैडी 22 फसलें हो रहे हैं। वो वहाँ का किसान क्या कपास नहीं उगाता, वहाँ का किसान क्या सूरजमुखी नहीं उगाता क्या? उन पर क्यों नहीं लेकर आते एमएसपी? उस पर क्यों नहीं लिखते केंद्र को कि आप एमएसपी की खरीद इन फसलों पर भी करें? नहीं करेंगे क्योंकि उनकी राजनीति नहीं बनती। उनकी राजनीति क्योंकि सिर्फ इसलिए किसान वहाँ पर इसी में उलझा रहे, वो डाइवर्सिफाई करे ही ना, वो अल्टरनेटिव क्रॉप पे जाए ना। अगली बात आपने कहा एमएसपी, मैं उसको मानता हूँ कि एमएसपी की खरीद एक लिमिटेड खरीद है, क्योंकि सरकार की एक लिमिटेड रिक्वायरमेंट रहती है। एमएसपी सरकार एमएसपी को खरीदती है क्योंकि पीडीएस सिस्टम जब तक है, जब तक एमएसपी जिसमें से नहीं जा सकती, तो गरीब आदमी को जो राशन है वो सरकार उसमें गेहूं और चावल देती है, इसलिए वो किसी कीमत पे नहीं जाएगा। उसमें अब दालें भी देनी शुरू कर दी। तो इन फसलों पर कभी एमएसपी या किसी और फसल पे एमएसपी जिस पर सरकार की घोषणा जाएगा, जवाब दीजिए। एक मिनट, ठीक है, वो आपको कुछ काउंटर करना चाह रहे हैं। एक तो पहली बात, आरपी सिंह जी यहाँ पर बिल का विरोध कर रहे हैं पंजाब वाले का, तो पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे उन्होंने विरोध क्यों नहीं किया? वो उठ करके क्यों चले गए? वो तो कह रहे हैं कि साहब हमें कुछ कहना नहीं है। तो अब विरोध में अगर वो थे तो वहां बोलना चाहिए था। पूरी विधानसभा ने सर्वसम्मति से बिल पारित किया, तो क्या भारतीय जनता पार्टी 2 हैं, एक पंजाब में एक केंद्र में? नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे बड़ी बात है, कहते ना कि बादलों के दरमियान कुछ ऐसी साजिश हुई, मेरा घर मिट्टी का था, मेरे ही घर बारिश हुई। जो उनकी भी जिद है वहीं बिजलियां गिराने की, तो मीनाक्षी हमारी भी जिद है वहीं आशिया बनाने की। ये किसान को गुलाम बनाना चाहते हैं। आप देखिए, आपने मक्के की बात की, रिपीट नहीं करूंगा। उत्तर प्रदेश में धान 800 से लेके 1000 रुपए में बिक रहा है, 1800 रुपए एमएसपी है। और ये सारा खेल ही आरपी सिंह जी ने सच बोल दिया कि ये सारा खेल ही पीडीएस को खत्म करने का है। इसीलिए ये सवाल उठाया गया सुरेंद्र राजपूत जी, इसीलिए सवाल उठाया गया। लेकिन देखिए, ये भी एक सच है इसी व्यवस्था में, इसी देश में ये भी एक सच है कि सरकारों से इतर, देखिए हर पार्टी ने राज किया, केंद्र में भी और राज्यों में भी हर पार्टी ने राज किया। लेकिन दिक्कत ये है कि किसानों के हित की बात तो होती है, लेकिन जमीन पर वो असर क्यों नहीं दिखाई देता? क्यों किसान आखिर कर्ज के बाद आत्महत्या कर लेता है? आंकड़े मौजूद हैं, हमें बोलने की जरूरत नहीं, आंकड़े सच बताते हैं इसको लेकर। कुलतार सिंह जी को लाइए चर्चा में। कुलतार सिंह जी बोलिए। कुलतार सिंह जी, कुलतार सिंह जी आपको आवाज आ रही है? ये कुलतार सिंह जी तो मीनाक्षी इनसे चले, ठीक है, भाजपा के साथ है, बिल के साथ। आरपी सिंह साहब देखिए, तो मूल रूप से देखिए आरपी सिंह साहब, मैं जो सवाल यहाँ पर उठाना चाह रही हूँ, किसानों के मन की आशंकाओं को अगर सरकार क्लियर नहीं कर पाई है तो उस दिशा में सोचना होगा। एक अहम बात जो राज्यों ने अपनी शिकायतों में कही है केंद्र से, उसमें एक ये पॉइंट भी है कि जो रेवेन्यू राज्य सरकारों को मिलता है उसमें सीधे तौर पर ये आप समझ लीजिए कि घाटा हो रहा है। क्या केंद्र इस बारे में आगे बातचीत करेगा? मैं पहली बात तो जो ठीक है, आप जवाब दीजिएगा। एक बार कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या बोला ये सुन लेते हैं। कि पंजाब सरकार ने असेंबली में कोई बिल इन बिलों से संबंधित पारित किए हैं। वैसे तो मुझे पूरा विश्वास है कि किसानों के हित में जो निर्णय हमने किया उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती, लेकिन लोकतंत्र में असेंबली कभी कभी इस प्रकार के निर्णय कर सकती है। असेंबली का जो निर्णय है वो जब भारत सरकार के पास आएगा तो हम उसका बारीकी से परीक्षण करेंगे और जो किसानों के हित में होगा उस दिशा में मोदी जी के नेतृत्व में निर्णय करेंगे। ठीक है, टकराव से इतर सिंह साहब, बातचीत का कोई रास्ता आगे खुलेगा अगर किसानों का विरोध इसी तरह से जारी रहता है तो? आरपी सिंह जी, राजपूत जी ने कहा कि मैंने कहा कि बिल्कुल नहीं कहा, मैं कहा देश में पीडी सिस्टम लागू रहेगा और जब तक पीडी सिस्टम लागू रहेगा जब तक एमएसपी रहेगा। पीडी सिस्टम कैसे चलेगा? देश के गरीब आदमी को कैसे अन्न मिलेगा? ये तो आपकी सरकार की कृपा करके 2019 का कांग्रेस का पढ़ लो,
जाइए 2017 का कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ लो। अरे एक बात तो अपने मैनिफेस्टो की लागू कर लो, अपने मैनिफेस्टो से आप मुनकर हो रहे हो। अगली कृपा कर किसानों को बेकाओ मत, और हम किसानों से बातचीत कर रहे हैं। हम लगातार हमारे नेता बातचीत का रास्ता खुला हुआ है। के मनन साहब, मैं फटाफट एक रिएक्शन आपसे चाहूंगी, उसके बाद इस बातचीत को खत्म करेंगे। केंद्र की सूची, राज्य की सूची और समवर्ती सूची, इसमें कौन क्या कानून बना सकता है, ये बहुत क्लैरिटी के साथ लिखा गया है। लेकिन एग्रीकल्चर, कृषि जो है वो राज्य की सूची में भी है, समवर्ती सूची में भी है। कानून क्या कहता है इस मामले में, क्या इस पे आगे हो सकता है? मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि देखना यह है कि करंट लिस्ट में है या सेंट्रल लिस्ट में है, नंबर 1। नंबर 2, मैं कुछ और कहना चाहता हूं आज। मैं पूछना चाहता हूं, आरपी सिंह जी मेरे बड़े घनिष्ठ मित्र हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं, हर चीज की कैबिनेट कमेटी है, चाहे डिफेंस की है, फाइनेंस की है, क्या न्यूनतम कीमत की कोई कैबिनेट कमेटी है? न्यूनतम कीमत कौन तय करता है इस देश में कृषि की? है कोई? नहीं है, नहीं है, मैं बताता हूं आपको। दूसरा, इस विधेयक में जो सेंट्रल का विधेयक है, सबसे बड़ी खामी ये है कि जो एसडीएम को पावर दी है, ना कि सिविल कोर्ट को दी है। एसडीएम तो एग्जीक्यूटिव में आता है। तीसरा, अभी मैंने जब रात से फोन आपका आया इस चैनल पे मुझे आने का, तो मैंने लोगों से पता किया। मैं बता देना चाहता हूं कि मैं एक किसान का बेटा हूं, मैं पंजाब से हूं। सिवाय धान की बाकी जितनी भी फसलों की कीमतें औने पौने दांव पे अब खरीदी जा रही हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि एक सबको पता है इस देश में 2/3 जो मेजॉरिटी है वो किसानों की है। खेत खलिहानों से होकर इस देश की तरक्की निकलती है, लेकिन किसान आज पंजाब का चाहे हरियाणा का हो, पंजाब का किसान देश की ज्यादातर देश को पूरे को गेहूं से सींचता है, आटा देता है, अनाज देता है। किसान के साथ बैठो, उनके साथ बात करो। कृषि मंत्री तो मिले भी नहीं है, कैबिनेट कृषि, ये बड़ी बात आप मनन साहब यहाँ पर कह रहे हैं, और हमारी भी ये कोशिश है कि देश का जो किसान है वो चाहे केंद्र में या राज्य में किसी की भी सरकार हो, किसान किसी सरकार का गुलाम नहीं है। और ऐसे में अगर किसानों के मन में जो चिंता है, जो आशंकाएं हैं, उनका समाधान हर बातचीत के विकल्प से या जिस तरह से भी किया जा सकता है, उसके लिए राज्य और केंद्र दोनों को ही प्रयास करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना को लेकर यह हिदायत दोहराई कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। उन्होंने वैक्सीन को लेकर भी देशवासियों को आश्वस्त किया। पीएम मोदी ने कहा कि वैक्सीन को जन जन तक पहुंचाने के लिए उपाय किए जाएंगे। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इस हिदायत के साथ ही पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि कोरोना की महामारी को फिलहाल रोकने का एक ही तरीका है, और वो है इससे बचाव के उपायों को सख्ती से अपनाना। जब तक वैक्सीन नहीं बन जाती तब तक लापरवाही की गुंजाइश नहीं है। जब तक इस महामारी की वैक्सीन नहीं आ जाती, हमें कोरोना से अपनी लड़ाई को रत्ती भर भी कमजोर नहीं पड़ने देना है। इस चेतावनी के साथ ही पीएम मोदी ने अपने बयान से उम्मीद भी जगाई। दुनिया ही नहीं, देश में भी वैक्सीन बनाने को लेकर युद्ध स्तर पर काम जारी है। देश में भी कई स्तर पर वैक्सीन बनाने का काम चल रहा है। बरसों बाद हम ऐसा होता देख रहे हैं कि मानवता को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर पूरी दुनिया में काम हो रहा है। अनेक देश इसके लिए काम कर रहे हैं। हमारे देश के वैज्ञानिक भी वैक्सीन के लिए जी जान से जुटे हैं। भारत में अभी कोरोना की कई वैक्सीन पर काम चल रहा है। इनमें कुछ एडवांस स्टेज पर है, आशास्पद स्थिति दिखती है। ऐसी उम्मीद है कि अगले साल तक देश में कोरोना का टीका आ सकता है। देश के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक आने वाले महीनों में इंट्रानेजल यानी नाक के जरिए कोरोना वैक्सीन देने का आखिरी ट्रायल शुरू करेंगे। आखिरी दौर के ट्रायल में आमतौर पर हजारों लोग स्वेच्छा से शामिल होते हैं। इनकी संख्या कभी कभी 30,000 से 40,000 भी होती है। डॉक्टर हर्षवर्धन के मुताबिक अब तक नाक के जरिए वैक्सीन देने का कोई ट्रायल नहीं चल रहा था। कोरोना काल में देश के नाम अपने 7वें संबोधन में पीएम मोदी ने बताया कि वैक्सीन बनते ही सरकार उसे हर भारतीय तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है। साथियों,
कोरोना की वैक्सीन जब भी आएगी वो जल्द से जल्द प्रत्येक भारतीय तक कैसे पहुंचे, इसके लिए भी सरकार की तैयारी जारी है। एक एक नागरिक तक वैक्सीन पहुंचे, इसके लिए तेजी से काम हो रहा है। स्वदेशी वैक्सीन में वक्त लग सकता है, उससे पहले रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक 5 आ सकती है। भारत में रूसी कोरोना वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल को भी मंजूरी दे दी गई है। भारतीय दवा महानियंत्रक ने कोरोना वायरस के खिलाफ रूस की वैक्सीन स्पुतनिक 5 के दूसरे और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के लिए मंजूरी दे दी है। हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज यानी DRL और रूस की कंपनी RDIF के बीच भारत में ट्रायल और वितरण को लेकर करार हुआ है। ऐसा ही करार मैनकाइंड फार्मा ने भी किया है। लेकिन वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाने के काम पर सरकार का नियंत्रण होगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम की पूरी व्यवस्था बनाने में जुटा है। इसके लिए खास कमेटी बनी है। भारत के अलावा दुनिया भर में बनने वाली वैक्सीन पर इस कमेटी की नजर है। इस बीच ये देखना भी दिलचस्प है कि कोरोना वैक्सीन की रेस में कौन आगे है। ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन पर दुनिया भर की नजरें टिकी हैं। बहुत सारे देशों ने उसकी डोज रिजर्व कराने में दिलचस्पी दिखाई है। अमेरिका की मॉडर्ना अपनी वैक्सीन का फेज 3 का ट्रायल कर रही है। ये mRNA तकनीक पर आधारित है और सेफ पाई गई है। ऐसे में ये भी प्रमुख दावेदार है। कोरोना वैक्सीन की तलाश में 22 अक्टूबर की तारीख बेहद अहम है। इस दिन दुनिया की बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियां कोरोना वैक्सीन का सेफ्टी डेटा जारी करेंगी। यानी ये पता चलेगा कि कौन सी वैक्सीन कोरोना से बचाने में कितनी कारगर है। आज तक ब्यूरो। ये 7वां मौका है जब प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ कोरोना से बचाव के लिए राष्ट्र को संबोधित किया। 19 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी पहली बार देश से रूबरू हुए थे तो जनता कर्फ्यू की अपील की थी और एक बार फिर वो लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि कोरोना से बचना है तो लापरवाही से बचकर रहिए। जनता कर्फ्यू का पालन करना है। 21 दिन का होगा। मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं एक राष्ट्र के रूप में कि जनता जनार्दन जी जान से जुटे हैं। मुश्किलें कैसे दिल के इरादे को आजमाती हैं और हौसले वाले शख्स को जीतना सिखाती हैं, इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बखूबी जानते हैं। इस साल जनवरी में चीन में कोरोना के वायरस ने त्राहिमाम फैलाया। तब तक दुनिया को यह अंदाजा नहीं था कि इसकी चपेट में हर कोई आ जाएगा। लेकिन कोरोना का कहर बढ़ता उसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर लोगों को अलर्ट कर दिया। 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। 22 मार्च को इतवार था। पूरे देश ने जनता कर्फ्यू का पालन किया तो 24 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी ने 3 हफ्ते के लिए पूरे देश में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। इस समय देश में जहां भी है वहीं रहे। अभी के हालात को देखते हुए देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने सामाजिक दूरी और मास्क लगाने जैसी बुनियादी हिदायतों को बार बार दोहराया तो दूसरी तरफ उनकी नजर उन कोरोना वीरों पर भी था जो अपनी जान जोखिम में डालकर इतनी भयंकर बीमारी का सामना कर रहे थे। घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। पूरे देश ने पूरे जोश के साथ उन पराक्रमियों की हौसला अफजाई की जिन्होंने कोरोना काल में हजारों लाखों लोगों की जान बचाई। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन के फैसले को 3 मई तक बढ़ा दिया। एक राष्ट्र के रूप लेकिन इससे भी बड़े फैसले का ऐलान उन्होंने 12 मई को किया जब कोरोना से लड़ने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की। एक राष्ट्र के रूप में आज हम एक बहुत अहम मोड़ पर खड़े हैं। इतनी बड़ी आपदा भारत के लिए एक संकेत लेकर आई है।
एक संदेश लेकर आई है, एक अवसर लेकर आई है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी योग दिवस पर भी देश से रूबरू हुए और फिर 13 अगस्त को। मेरे प्यारे देशवासियों, वैसे तो लाल किले से भी प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना से जंग की चर्चा की, लेकिन सिर्फ कोरोना से लड़ाई के नाम पर प्रधानमंत्री अब तक 7 बार देश के लोगों को सचेत कर चुके हैं। ये बताता है कि खतरा बड़ा है और इससे बचने के लिए अभी कड़ाई से नियमों के पालन की जरूरत है, ढिलाई की नहीं। आज तक ब्यूरो।